नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो अब इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि फ्यूचर के राफेल जेट्स को एचएएल के लॉयल विंगमैन ड्रोन यानी कैट्स वॉरियर के साथ इंटीग्रेट किया जाए, यानी दोनों को एज अ टीम बनाया जाए। अगर ये इंटीग्रेशन स्मूथली हो गया तो इंडियन एयरफोर्स का फाइटिंग स्टाइल ही बदल सकता है। तो 114 नए राफेल जेट्स जो इंडिया लेने जा रहा है उन्हें एडवांस्ड F4.1 और F4.2 स्टैंडर्ड में कस्टमाइज किया जाएगा। इनसाइडर्स इसे F4 इंडिया बेसलाइन बोल रहे हैं। सबसे बड़ा चेंज ये है कि इन जेट्स में ओपन API एक्सेस यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सेस मिलेगा। पहले जो 36 राफेल्स आए थे उनमें कोर मिशन सॉफ्टवेयर एक तरह से ब्लैक बॉक्स था। हर इंटीग्रेशन के लिए ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड रहना पड़ रहा था। अब API एक्सेस का मतलब है कि इंडियन इंजीनियर्स डायरेक्टली अपने इंडियन सिस्टम को मिशन कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाएंगे बिना हर बार फॉरेन अप्रूवल का वेट किए। ये चीज़ लॉयल विंगमैन इंटीग्रेशन के लिए बहुत क्रूशियल है। राफेल का F4 स्टैंडर्ड वैसे भी मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग को ध्यान में रखकर डिजाइन हुआ है। इसमें अपग्रेडेड कम्युनिकेशन सिस्टम, हाई बैंडविड्थ डेटा लिंक्स और इम्प्रूव्ड कॉम्बैट क्लाउड कैपेबिलिटी है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो राफेल पायलट कॉकपिट में बैठकर कैट्स वॉरियर को आगे 50-100 किलोमीटर तक भेज सकता है रिकॉनेसेंस के लिए। ड्रोन अपने सेंसर से टारगेट डिटेक्ट करेगा, लाइव फीड भेजेगा और राफेल अपना रडार ऑन किए बिना साइलेंट मोड में स्ट्राइक प्लान कर सकेगा। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वेपन शेयरिंग का है। राफेल और वॉरियर दोनों को अस्त्र MK2 जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और 100 जैसे प्रीसीजन वेपन यूज करने के लिए अलाइन किया जा रहा है। मतलब अगर टारगेट रनवे है या एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम तो पायलट डिसाइड कर पाएगा कि स्ट्राइक खुद करना है या ड्रोन से करवाना है। जनवरी 2025 में कैट्स वॉरियर का इंजन ग्राउंड रन कंप्लीट हुआ था और 2026 तक हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स चल रहे हैं। फर्स्ट फ्लाइट इसी साल एक्सपेक्टेड है। इनिशियल इंटीग्रेशन टेस्टिंग तेजस MK1A पर की जा रही है क्योंकि तेजस का सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम फुली इंडिजिनस कंट्रोल में है। वहाँ से जो लेसन्स मिलेंगे वो डायरेक्टली राफेल इंटीग्रेशन में काम आएंगे। और डैसॉल्ट फ्यूचर में राफेल का F5 स्टैंडर्ड डेवलप कर रहा है जो स्पेसिफिकली हैवी लॉयल विंगमैन ऑपरेशन को सपोर्ट करेगा। अगर इंडिया 114 जेट्स के ऑर्डर में से कुछ एयरक्राफ्ट F5 कन्फिगरेशन में लेता है तो ड्रोन टीमिंग ऑलमोस्ट स्मूथ लेवल पर हो सकती है, कॉकपिट में डेडिकेटेड ड्रोन मैनेजमेंट इंटरफेस के साथ। अगली खबर की बात करें तो बेंगलोर बेस्ड एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजीज की सब्सिडरी मिस्ट्राल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को HAL से लगभग 25 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर तेजस MK1A के लिए एडवांस सिंगल बोर्ड कंप्यूटर सप्लाई करने का है। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर मॉडर्न जेट्स के लिए ब्रेन जैसा काम करता है। इस एक कॉम्पैक्ट बोर्ड में प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी और मल्टीपल इंटरफेसेस होते हैं जो रियल टाइम डेटा हैंडल करते हैं। रडार से आने वाला इनपुट, सेंसर का डेटा, फ्लाइट कंट्रोल कमांड्स और वेपन सिस्टम सब का कोऑर्डिनेशन इसी तरह के एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू हो पाता है। और सिंगल बोर्ड कंप्यूटर बनाना भी कोई नॉर्मल काम नहीं है। फाइटर जेट में सिस्टम को -40 डिग्री सेल्सियस से +70 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर, हाई ग्रेविटी फोर्सेस और हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस झेलना पड़ता है। इसलिए इन्हें मिलिट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से रगड और सॉफ्टवेयर सेफ्टी सर्टिफाइड बनाना जरूरी होता है। बेंगलोर को अक्सर एयरोस्पेस का सिलिकॉन वैली कहा जाता है और HAL, BEL, DRDO और प्राइवेट फर्म्स का क्लस्टर मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इंडिजिनस इकोसिस्टम बना रहा है। आने वाले टाइम में ये एक्सपीरियंस तेजस MK2 और AMCA जैसे फ्यूचर प्रोग्राम्स में भी काम आएगा। अगली खबर की बात करें तो रसिया का Tu-160M व्हाइट स्वान बॉम्बर दुनिया के सबसे बड़े और पावरफुल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स में से एक माना जाता है और इसका ऑफर भी इंडिया को मिला था जो कि आप जानते ही होंगे। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने साफ कर दिया है कि वो इस एयरक्राफ्ट में किसी भी फॉर्म में इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही परचेज में और ना ही लीज में। ये बात रिसेंट स्पेकुलेशन के बाद सामने आई क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिशियल ने सीधा जवाब दिया कि इंडियन एयरफोर्स इस प्लेटफॉर्म को कंसीडर नहीं कर रही। Tu-160M एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बॉम्बर है जिसका रोल ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन के लिए डिजाइन हुआ है। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये हैवी क्रूज मिसाइल कैरी करता है। लेकिन इंडिया का थ्रेट एनवायरनमेंट प्राइमरी तौर पर चाइना और पाकिस्तान के आसपास 3000 से 4000 किलोमीटर के रेडियस में सेंटर्ड है। इस रेंज को कवर करने के लिए SU-30 MKI, राफेल और लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स ऑलरेडी काफ़ी हैं। यहाँ पर ऐसे बॉम्बर को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदना ही काफ़ी नहीं होता। हंड्रेड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रू, नए मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेयर पार्ट्स इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है जो कि काफ़ी हैवी प्रेशर माना जा रहा था।
इसलिए इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि वही रिसोर्सेस अगर 4.5 जनरेशन फाइटर्स, 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट और स्टैंड ऑफ वेपन पर इन्वेस्ट किए जाएं तो ज़्यादा प्रैक्टिकल बेनिफिट मिलेंगे। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया और इजराइल के बीच डिफेंस पार्टनरशिप पहले से स्ट्रांग रही है और इसी बीच इजराइल ने क्लियर किया है कि वो इंडिया के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करने और कुछ सिस्टम्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने पर सीरियस है। यानी फोकस अब बाय एंड यूज से को डेवलप एंड मेक इन इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इजरायली ऑफिशियल ने कहा है कि अपकमिंग हाई लेवल विजिट के दौरान डिफेंस कॉपरेशन को अपग्रेड करने पर बात होगी। अब यहाँ सबसे ज़्यादा अटेंशन जिस नाम पर जा रहा है वो है आयरन डोम। आयरन डोम इजराइल का शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो रॉकेट्स, आर्टिलरी सेल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सिस्टम खास तौर पर गाजा साइड से आने वाले शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को रोकने के लिए डेवलप हुआ था। इसका काम करने का तरीका इंटरेस्टिंग है, यानी रडार इनकमिंग रॉकेट्स को डिटेक्ट करता है। सिस्टम तुरंत कैलकुलेट करता है कि रॉकेट पॉपुलेटेड एरिया में गिरेगा या ओपन फील्ड में। अगर थ्रेट सीरियस हो तो इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च होती हैं और हवा में ही रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। आयरन डोम की सक्सेस रेट 80 से 90% से ज़्यादा बताई जा रही है रियल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में। इसलिए दुनिया भर के डिफेंस सर्कल्स में इसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आयरन डोम मेनली शॉर्ट रेंज थ्रेट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, बट इंडिया का थ्रेट एनवायरनमेंट थोड़ा अलग है। यहाँ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक थ्रेट्स भी फैक्टर होते हैं। इसलिए अगर इंडिया कभी आयरन डोम टाइप सिस्टम कंसीडर करता भी है तो वो शायद कस्टमाइज्ड वर्जन या टेक्नोलॉजी कॉपरेशन मॉडल के थ्रू होगा जो इंडियन एयर डिफेंस आर्किटेक्चर के साथ फिट हो पाए। इंडिया ऑलरेडी इजराइल के साथ मिसाइल्स, रडार और ड्रोन्स में काफ़ी कॉपरेशन कर चुका है। बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इसका एक एग्जाम्पल है जो इंडियन नेवी और एयरफोर्स दोनों यूज़ करते हैं। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग और डीपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर बात आगे बढ़ती है तो इसका मतलब होगा कि इंडियन कंपनीज भी एडवांस्ड एयर डिफेंस कंपोनेंट्स बनाना शुरू कर सकती हैं। तो आयरन डोम का नाम हेडलाइंस में ज़रूर है, लेकिन असली स्टोरी टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बिल्ड करने की है। तो आपको क्या लगता है, इस टेक्नोलॉजी को लेकर डील होनी चाहिए या नहीं? तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।